नमस्कार दोस्तों, सीटेट प्रीवियस ईयर की सीरीज में फिर आज हम कंटिन्यू करेंगे इसी को। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम 11 जनवरी 2022 को जो हुआ था उसी सेट को लेकर हम आए हैं। ये हमारी सीरीज में सेट नंबर 9 है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन हम करेंगे। जो यूथ कंपटीशन टाइम्स पब्लिकेशन है उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो कि कथन दिया गया था, एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। इसका तर्क है, विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है तथा सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान रहता है। ऑप्शन नंबर ए है इसका। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। बी नंबर देखते हैं। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। सी नंबर ऑप्शन है इसका। ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे। ए और आर दोनों गलत हैं तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी ए और आर दोनों गलत हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। एक बच्चे के विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा नहीं जा सकता है, क्योंकि विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है जिसमें वृद्धि के साथ साथ अन्य अनेक बातें समाहित रहती हैं। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन क्षमताएं प्रकट होती हैं। विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान नहीं होता है, क्योंकि यह बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से प्रभावित होता है, साथ ही सांस्कृतिक परिवेश में भी बदलता रहता है। अतः ए और आर दोनों कथन और कारण गलत हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एक बच्ची फुटबॉल खेलने सीखने से पहले कूदना व छलांगे मारना सीखती है। यह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर ए शीर्षगामी यानी सेफेरोकॉडल। ऑप्शन नंबर बी समीप दूराभिमुखी यानी प्रॉक्सिमोडिस्टल। ऑप्शन नंबर सी परिवर्तनीयता। ऑप्शन नंबर डी साम्य धारणा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसकी व्याख्या देखेंगे। एक बच्ची फुटबॉल खेलने या सीखने से पहले कूदना व छलांगे मारना सीखती है। यह विकास के समीप दूराभिमुखी सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास निकट से दूर की ओर के क्रम का अनुसरण करता है। इसके अनुसार पहले केंद्र में स्थित अंगों की रचना एवं नियंत्रण होता है, फिर केंद्र से दूर स्थित अंगों की रचना व नियंत्रण होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बालक पहले हाथ व पैर की मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है तथा बाद में अंगुलियों के संचालन में निपुण होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए विकास आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है। ऑप्शन नंबर डी विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, तो इसका आंसर सी होगा। यही जो विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक, तो विकास की दर एक समान नहीं रहती क्योंकि उसमें गलत पूछा गया है, तो यही आंसर होगा इसका। इसकी व्याख्या देखते हैं। विकास के बारे में निम्न कथन सही हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक नहीं है, बल्कि समान प्रजाति के विकास के प्रतिमानों में समानता जरूर पाई जाती है। पॉइंट नंबर 2 विकास आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद होता है। अच्छे वंशानुक्रम के अभाव में अच्छा वातावरण निष्फल हो सकता है। पॉइंट नंबर 3 विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक प्रजाति के विकास का एक निश्चित प्रतिक्रम होता है जिसका अनुसरण प्रजाति के सभी सदस्य करते हैं।
विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। फिर कथन वाला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। इसका तर्क है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक व अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों गलत हैं। तो आप इसका आंसर होगा ए नंबर सही, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की, अर्थात अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है वो अभिकथन की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को ऑप्शन नंबर ए, अमूर्त संरचनाओं से सरोकार करने के लिए खूब अभ्यास करवाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्ति सोच पर आधारित हो। ऑप्शन नंबर डी, ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता हो। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। व्याख्या देखेंगे। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए जिससे उनमें उच्च तार्किक चिंतन का विकास हो सके तथा उनमें विचारों की कल्पना शक्ति तथा विकेंद्रीयता तथा विलोमिता की समझ व्याप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 6 देखेंगे। पियाजे भैया आ गए हमारे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है? अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए, पूर्व परंपरागत अवस्था यानी प्री कॉन्वेंशनल स्टेज। ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर डी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका आंसर बी होगा। इसकी व्याख्या देखेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था चरण में बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में संकेतों के माध्यम से वस्तुओं की समझ विकसित होती है तथा ये केंद्रीयकरण के गुण के कारण एक समय में एक ही वस्तु पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अनव 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए, समीपस्थ विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको ZPD भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी, पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट। ऑप्शन नंबर सी, मैचुरेशन यानी परिपक्वता। ऑप्शन नंबर डी, प्रतीकवाद। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? ऑप्शन देखेंगे। इसका ए नंबर है ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया। बी नंबर ज्ञान प्राप्त करने की एक निष्क्रिय प्रक्रिया। सी नंबर अभ्यास व दोहराव की प्रक्रिया। डी नंबर उद्दीपन प्रतिक्रिया के संबंधों की प्रक्रिया। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया। लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम ज्ञान के
निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया है। इन्होंने अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि माना है। इनके अनुसार सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। आसना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। वह लॉरेंस कोहेल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? ऑप्शन नंबर ए पूर्व पारंपरिक, बी पारंपरिक, ऑप्शन सी उत्तर पारंपरिक, ऑप्शन डी अमूर्त संक्रियात्मक। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, यानी पारंपरिक। इसकी व्याख्या देखेंगे। आसना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। वह लॉरेंस कोहेल वर्ग के नैतिक विकास के पारंपरिक चरण में है, क्योंकि इस चरण में नैतिक मूल्य अच्छे या बुरे कार्यों को करने में निहित रहते हैं। बाह्य सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने में बालक रुचि लेते हैं। बालक अपने परिवार या समाज या समूह की अपेक्षाओं को पूरा करने को महत्व देते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रगतिशील कक्षा में डैश। ऑप्शन नंबर ए सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। ऑप्शन नंबर बी पाठ्य पुस्तकें सीखने का एकमात्र स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर सी बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से तय होती है। ऑप्शन नंबर डी करिकुलम इज स्टैंडर्डाइज्ड, यानी पाठ्यचर्या मानकीकृत होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। इसकी व्याख्या देखेंगे। प्रगतिशील शिक्षा में सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है जिसका उद्देश्य व्यक्ति और समाज दोनों का विकास करना है। प्रगतिशील शिक्षा उसे कहते हैं जो समाज के लिए प्रगति का रास्ता तैयार करे। इसमें शिक्षा बालक का निर्माण करेगी, ना कि बालक शिक्षा का। प्रगतिशील शिक्षा सहयोगात्मक और सहकारी शिक्षण पर बल देती है तथा जीवन भर सीखने और सामाजिक कौशल पर जोर देती है। यह समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच पर बल देती है। अतः शिक्षा का लक्ष्य ऐसा वातावरण तैयार करना होना चाहिए जिसमें प्रत्येक बालक को सामाजिक विकास का अवसर मिले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? ऑप्शन नंबर ए लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम। ऑप्शन नंबर बी बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पहलू। ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मानकीकरण पर। ऑप्शन नंबर डी बच्चों के स्मरण कौशलों के मापन पर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसकी व्याख्या देखेंगे फटाक से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लचीले बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम पर बल देती है ताकि शिक्षार्थियों में उनके सीखने के तौर तरीके और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो और इस तरह वे अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सकें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतःवैयक्तिक बुद्धि का आलेख करती है? ऑप्शन नंबर ए मौखिक व लिखित भाषा के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन नंबर बी ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन नंबर सी दूसरों के विचारों व इच्छाओं को समझने की क्षमता। ऑप्शन नंबर डी खुद को समझने की क्षमता। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतःवैयक्तिक बुद्धि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस से तात्पर्य दूसरों के विचारों व इच्छाओं को समझने की क्षमता से है, अर्थात इसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे की भावनाओं, व्यवहारों, अभिप्रेरणा आदि के बारे में जानकर उनसे एक अच्छा संवाद करता है, जैसे साइकोलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। वाइगोत्स्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम है? ऑप्शन नंबर ए भाषा। ऑप्शन नंबर बी परिकल्पना।
ऑप्शन नंबर सी स्कीमा का विकास, ऑप्शन नंबर डी इनाम व सजा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी भाषा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 14। बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों को इस्तेमाल करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए कक्षा में की गई अंतःक्रिया, कूट नंबर 2 यानी पॉइंट नंबर 2 परियोजना, पॉइंट नंबर 3 पोर्टफोलियो, पॉइंट नंबर 4 आत्म आकलन, तो इसका सी नंबर सही होगा, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ चारों ऑप्शन इसके क्या हैं, सही हैं। इसकी व्याख्या देखेंगे फटाक से। बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए शिक्षिका को निम्न तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। पहला है कक्षा में की गई अंतःक्रिया के द्वारा शिक्षक व छात्र तथा छात्र के बीच शाब्दिक आदान प्रदान का निरीक्षण किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2 परियोजना किसी समस्या हेतु तैयार की जाती है, तो इससे उस समस्या के विभिन्न पहलुओं पर कार्य करने में आसानी हो जाती है। पॉइंट नंबर 3 पोर्टफोलियो विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्यों के साक्ष्य तथा प्रतिदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उसकी उपलब्धियों की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थी का उसके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन। ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थी के सीखने में कमियां व अभाव ताकि उसकी असफलता की पुष्टि पहचान की जा सके। ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थी की रटने की क्षमता की जानकारी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, इसकी जानकारी देता है। इस नीति में सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर दिया जाता है, इसके बजाय कि वर्ष के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण हो, जिससे कि आज की कोचिंग संस्कृति को ही बढ़ावा मिलता है। इसके अनुसार छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारण निकाय के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम समावेशन में बाधक है? ऑप्शन नंबर ए कक्षा का अनुशासन एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी शिक्षा शास्त्र सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों की अधिगम के व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समर्थन दिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन हाशिए के समूहों के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है? ऑप्शन नंबर ए शैक्षिक स्थानों तक पहुंच, ऑप्शन नंबर बी अधिकारों में क्षमता, ऑप्शन नंबर सी भाग लेने का अवसर, ऑप्शन नंबर डी सामाजिक वर्तिकाग्र यानी सोशल स्टिग्मा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सामाजिक वर्तिकाग्र। इसकी व्याख्या देखेंगे। सामाजिक वर्तिकाग्र हाशिए के समूहों के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है। कलंक एक सामाजिक घटना है जो किसी विशिष्ट सदस्य या समुदाय के समूह को हाशिए पर ले जाती है। समाज के अन्य सदस्यों द्वारा पूर्वाग्रहों के परिणाम स्वरूप कलंक भेदभाव और गरिमा की हानि की ओर ले जाता है। शैक्षिक स्थानों तक पहुंच, अधिकारों में समता, भाग लेने का अवसर आदि हाशिए के समूहों के विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायता उत्पन्न करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? ऑप्शन नंबर ए डिसकैलकुलिया, ऑप्शन नंबर बी डिसग्राफिया, ऑप्शन नंबर सी डिसलैक्सिया, ऑप्शन नंबर डी डिसप्रॉक्सिया। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डिसग्राफिया। इसकी व्याख्या देखेंगे। डिसग्राफिया अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है, अर्थात यह अधिगम अक्षमता लेखन क्षमता को प्रभावित करती है। यह वर्तनी संबंधी कठिनाई, खराब हस्तलेखन तथा अपने विचारों को लिपिबद्ध करने में कठिनाई के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा? ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों को अपने आप से बात करके सोचने दें, ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दें, ऑप्शन नंबर सी बाद में उपयोग करने के लिए टेप पर दत्त कार्यों को निर्देश रखें, ऑप्शन नंबर डी दत्त कार्यों के लिए मौखिक निर्देश दें। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसी की फटाक से हम व्याख्या देखेंगे। विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा देकर कराया जाने वाला अभ्यास श्रवण विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा, क्योंकि जो बच्चे केवल सुन सकते हैं उनके लिए मौखिक परीक्षा सहायक होगी, जबकि लिखित परीक्षा में वे अपनी अक्षमता के कारण प्रश्नों के सही जवाब को लिखने में अक्षम रहेंगे, जिससे समावेशन बाधित होगा। अतः विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए धीमी समझ यानी स्लो कॉम्प्रहेंशन, ऑप्शन नंबर बी जिज्ञासा की कमी, ऑप्शन नंबर सी सोच में सटीकता की आवश्यकता, ऑप्शन नंबर डी आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसकी व्याख्या देखेंगे। प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता सोच में सटीकता की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे विद्यार्थियों की बुद्धि या मानसिक क्षमता सामान्य बालकों से अधिक होती है। ऐसे विद्यार्थियों में पढ़ने लिखने के प्रति अधिक रुचि होती है तथा कठिन विषयों के प्रति अधिक रुचि लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में बोध कौशल का सुसाध्य करना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए संकल्पना मानचित्रण, ऑप्शन नंबर बी संदर्भहीनता, ऑप्शन नंबर सी रूपरेखीकरण, ऑप्शन नंबर डी समराइजिंग यानी कि सारांशीकरण। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। संदर्भहीनता से उसको बचना चाहिए, क्योंकि जब संदर्भहीन हो जाएगा तो फिर आप उसको बोध कैसे करा पाएंगे। मेन तो संदर्भ ही है ना, कॉन्टेक्स्ट पर तो ही सारी बातें होंगी ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, विद्यार्थियों में एक संप्रत्यय के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए नई जानकारी और पिछले ज्ञान के बीच संबंध बनाने से बचें, ऑप्शन नंबर बी नियमों को समझने और अवधारणा की विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान दें, ऑप्शन नंबर सी विषय वस्तु से संबंधित आवश्यक और गैर आवश्यक जानकारियों को मिश्रित कर दें, ऑप्शन नंबर डी सामग्री और जानकारी को अत्यधिक मूर्त और जटिल रूप में प्रस्तुत करें। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विद्यार्थियों में एक संप्रत्यय के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को नियमों को समझने और अवधारणा की विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब बालकों में तथ्यों, नियमों एवं अवधारणा की उचित समझ होगी तो वे ठीक प्रकार से शिक्षक द्वारा दिए गए कार्यों को पूर्ण कर सकेंगे।
क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अकादमिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बोरियत, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेस यानी तनाव, ऑप्शन नंबर सी क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर डी फियर यानी कि भय। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, जिज्ञासा। इसकी व्याख्या देखेंगे। जिज्ञासा एक ऐसा कारक है जो अकादमिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि जिज्ञासा से बालक किसी कार्य को करने के लिए उत्सुक होते हैं तथा अपनी पूर्ण भागीदारी के साथ अधिगम करते हैं, जिससे वे अकादमिक प्रदर्शन में सफलता तथा उचित परिणाम प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। एक संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक शिक्षक एक ऐसा उदाहरण दे रहा है जिसमें उस संप्रत्यय से जुड़ी श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषताएं हैं। ऐसे उदाहरण को डैश कहा जाता है? एक भ्रांति, बी एक गैर उदाहरण, सी एक आद्य रूप, ऑप्शन डी एक अपवाद। तो इसका सी सही होगा, आप प्रोटोटाइप यानी एक आद्य रूप। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित के किस के विकास को सुगम बना रहा है? ऑप्शन नंबर ए घोषणात्मक ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी प्रतिक्रियात्मक ज्ञान, ऑप्शन नंबर सी अधिसंज्ञान मेटाकॉग्निशन, ऑप्शन नंबर डी रोट मेमोराइजेशन रट कर याद रखना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मेटाकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है हमारा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न में से किसके महत्व पर बल देती है? ऑप्शन नंबर ए सक्रिय जुड़ाव और बातचीत यानी एक्टिव इंगेजमेंट एंड इंटरेक्शंस, ऑप्शन नंबर बी ड्रिल एंड रिपीटेड प्रैक्टिस वेधन और बार बार अभ्यास, ऑप्शन नंबर सी रोट मेमोराइजेशन ऑफ कंटेंट यानी सामग्री को रट कर याद करना, ऑप्शन नंबर डी उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए असंगत जानकारी को चिन्हांकित करके विद्यार्थियों को भ्रमित करें, ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों को सीधे उत्तर बताएं और उन्हें इसे नकल करने के लिए कहें, ऑप्शन नंबर सी ऐसे संकेत दें जो प्रासंगिक स्कीमा संरचना को सक्रिय करें, ऑप्शन नंबर डी जानकारी को वियोजित खंडों में विभाजित करें। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, ऐसे संकेत दें जो प्रासंगिक स्कीमा संरचना को सक्रिय करें। इसकी व्याख्या देखेंगे थोड़ी सी। किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षक ऐसे संकेत दे जो प्रासंगिक स्कीमा संरचना को सक्रिय करें। स्कीमा एक संज्ञानात्मक संरचना है जो लोगों, स्थानों, वस्तुओं और घटनाओं के बारे में किसी के ज्ञान के लिए एक रूपरेखा में रूप में कार्य करती है। यह बालक के ज्ञान को व्यवस्थित करने और नई जानकारी को समझने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 28 अभिकथन है हमारा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने का अवसर देना चाहिए। तर्क है, भ्रांतियाँ और वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा आधारहीन होती हैं और सीखने की प्रक्रिया में महत्वहीन होती हैं। चलिए देखते हैं, शायद इससे आगे नहीं है, सॉरी माफ़ करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को हमारा क्लास देखने के लिए। सभी कर्मयोगियों से हम रिक्वेस्ट करेंगे
कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।